स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाएं। विजय एक नौजवान था जो शराब का आदी हो चुका था। वह कोल्हापुर में छोटे मोटे काम करता था और रात होते ही शराब में डूब जाता था। उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी, केवल शराब ही उसकी साथी थी। एक रात विजय हमेशा की तरह शराब पीने गया था। उस रात उसने हद से ज्यादा शराब पी ली। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे समय का एहसास भी नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। वह अपने घर की ओर जाने के लिए लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। उस रात पूर्णिमा थी और आसमान पर चांदनी फैल रही थी। जैसे ही विजय ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि आज की रात कुछ अलग है। चारों ओर सन्नाटा था और सड़कें सुनसान थीं। विजय को लग रहा था कि उसकी शराब की लत उसे खतरनाक जगह पर ले जा रही है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। चलते चलते उसे एक फसल का खेत नजर आया। वह थोड़ी देर रुककर खेत को देखने लगा। चांदनी की रोशनी में खेत अजीब और रहस्यमयी दिख रहा था। विजय ने सोचा कि खेत में जाकर आराम कर लेता हूं, और बिना ज्यादा सोचे वह खेत के अंदर चला गया। जैसे ही विजय खेत के ओर अंदर बढ़ा, उसे चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका नशा है या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसके कदमों की आवाज विजय को सुनाई दे रही थी। विजय ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा एक बौनी परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसकी चमकीली आंखें विजय को घूर रही थी। कौन है वहां? विजय ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विजय पलटकर फिर से चलने लगा। चलते चलते वो अब थक गया था। विजय एक जगह पर रुक गया और नीचे बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। विजय ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। विजय के सामने एक बच्चे के आकार की परछाई बैठी थी। उस परछाई की सिर्फ चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। ए बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? विजय ने पूछा। उस पर वह बच्चा अपनी लंबी जबान बाहर निकालकर हंसने लगा। उसका मुंह काफी बड़ा दिख रहा था। नोकीले दांत बाहर निकल आए थे। उसे देखकर विजय के होश उड़ गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विजय आंखें फाड़कर उसे देख रहा था कि अचानक वो परछाई भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। चीखकर विजय वहां से उठा और भागने लगा। वो परछाई उसका पीछा कर रही थी। विजय दौड़कर खेत से बाहर रास्ते की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे अजीब सी आवाज करते हुए वो परछाई आ रही थी। विजय खेत से बाहर कूदने ही वाला था, तब उसके पैर उस परछाई ने पकड़ लिए और विजय मुंह के बल गिर गया। विजय वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हो गई थी। विजय को होश आया तब वो खेत के बाहर वाले रास्ते पर गिरा पड़ा था। रात की घटना को याद करते हुए विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विजय तुरंत वहां से निकला और अपने घर चला गया। उस दिन के बाद विजय ने कभी शराब को नहीं छुआ। छोटे मोटे काम करके पैसा इकट्ठा करके उसने अपना मकान बना लिया और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करने लगा। आज भी विजय के पैरों पर नोकीले नाखूनों के निशान मौजूद है। रात में गाड़ी चलाना हमेशा अनिल को बेचैन कर देता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ट्रांसपोर्ट के कंपनी में ड्राइवर का काम अक्सर आधी रात के सन्नाटे में सड़क पर लंबी यात्राएं करने की मांग करता था। आज की रात भी वैसी ही थी। मध्य प्रदेश का वह हाईवे घुमावदार रास्तों से भरा था जो घने जंगल से होकर गुजरता था। चांद अपनी फीकी रोशनी में पेड़ों की छतरी को मुश्किल से भेद पा रहा था। अनिल की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे में एक रास्ता बना रही थीं, लेकिन उससे आगे सब कुछ रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। अनिल की आंखें भारी महसूस हो रही थीं। ना चाहते हुए भी उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी। उसे आंखें खुला रखने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और रेडियो की आवाज बढ़ा दी। रेडियो की थकान भरी आवाजों से उसे बहुत राहत नहीं मिली और पुराने कैसेट टेप अब दिलचस्प नहीं रहे थे। उसने डैशबोर्ड पर लगे घड़ी पर नजर डाली। 12:45 हुए थे। अभी एक और घंटा बाकी था। एक तेज मोड़ के पास उसने सड़क के किनारे एक आकृति देखी। एक महिला जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी नीली साड़ी हवा में लहरा रही थी।
अनिल सोच में पड़ गया। इस समय यहां कौन हो सकता है? उसने मदद के लिए रुकने का विचार किया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। वह आगे बढ़ गया। उसकी नजरें रियर व्यू मिरर में उस पर टिकी रहीं जब तक कि वह अंधेरे में गायब नहीं हो गई। सड़क घुमावदार थी और हर गुजरते मील के साथ अनिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उस महिला की छवि को दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। जैसे ही वह थोड़ा और आगे गया, उसने फिर से उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी, उसकी आंखें उसकी कार पर टिकी थीं। इस बार अनिल की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने गाड़ी रोक दी, इंजन चालू छोड़कर बाहर निकला। मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? अनिल ने पूछा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरती रही। उसकी भूरे रंग की आंखें अनिल को घूर रही थीं। वो औरत बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अनिल जैसे उसकी आंखों में खो गया था। वह सावधानी से आगे बढ़ा। क्या आप ठीक हैं? उसने फिर से पूछा, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिला। जब वह कुछ ही कदम दूर था तो वह अचानक मुड़ी और जंगल की ओर चलने लगी। बिना सोचे अनिल ने उसका पीछा किया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की चहचहाहट, सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन। महिला सहजता से चल रही थी। उसकी साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। अंत में वह एक छोटे से खुले स्थान पर रुक गई। अनिल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह उसकी ओर मुड़ी और पहली बार अनिल ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। वह सूखा और पीला था। उसकी आंखें धंसी हुई और बेजान थी। उसके सूखे होंठ खुले थे और पीले नोकीले दांत बाहर निकले थे। उसने कहा, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। अचानक अनिल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई और नीचे गिरकर टूट गई। जमीन पर जोर से गिरते ही उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। ऊपर महिला का चेहरा गड्ढे के किनारे पर दिखाई दिया। उसकी आंखें एक दुष्ट रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था, उसने दोहराया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अनिल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत खड़ी और फिसलन भरी थीं। जैसे जैसे उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है, उसका डर बढ़ गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। घंटे बीत गए, या शायद बस मिनट। समय ने अपना मतलब खो दिया था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पेड़ों से छनकर आने लगी, अनिल की ताकत खत्म हो गई। थका हुआ और डरा हुआ वह ठंडी नम जमीन पर बैठ गया। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी बार देखा कि महिला गड्ढे के किनारे खड़ी थी। उसकी खोखली आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं, मानो जैसे वो उसके मरने का इंतजार कर रही हो। जब खोजी दल ने अनिल की कार को सड़क के किनारे लावारिस पाया तो उन्होंने मान लिया कि वह जंगल में भटक गया और खो गया है। उन्होंने कई दिनों तक खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। गड्ढा और वह महिला छिपे रहे, अगले अनजाने यात्री का इंतजार करते हुए जो किसी एकांत अंधेरी रात को वहां से गुजरेगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में स्थित कसारा घाट, जो अपने तीखे मोड़ों और खतरनाक चट्टानों के लिए जाना जाता है। घना कोहरा और घना जंगल यात्रा में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ते हैं, जिससे यह अंधेरा होने के बाद यात्रा करने वालों के लिए एक डरावना अनुभव बन जाता है। भूतों और आत्माओं की अनगिनत कहानियों में से एक कहानी सबसे अलग है, बिना सिर वाली औरत की कहानी। वो अमावस्या की रात थी और रजत नासिक से मुंबई लौट रहा था। उसने भारी ट्रैफिक से बचने के लिए कसारा घाट का रास्ता लिया। घुमावदार सड़कें और घना जंगल यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रहे थे, लेकिन रजत को अपने ड्राइविंग कौशल पर भरोसा था। उसने भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनी थीं, लेकिन अन्य लोगों की तरह उसने उन्हें मात्र लोक कथाओं के रूप में नजरअंदाज कर दिया था। जैसे जैसे वह तेज मोड़ों से गुजर रहा था, कोहरा और भी घना हो गया, जिससे दृश्यता केवल कुछ मीटर तक सीमित हो गई। रजत ने अपनी गति धीमी कर दी।
उसने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर पकड़ रखे थे। सन्नाटा बेहद डरावना था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट मन में बेचैनी जगा रही थी। अचानक कोहरे के बीच उसने सड़क किनारे एक आकृति खड़ी देखी। वह एक औरत थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अंधेरा काफी था। रजत को सिर्फ उसकी सफेद साड़ी दिखाई दे रही थी। रजत का दिल धड़कने लगा। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी गति धीमी कर दी, ये सोचते हुए कि क्या उसे औरत की मदद करनी चाहिए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत ने मुड़कर देखा। उस औरत को देखकर रजत का खून जैसे जम गया, गला सूख गया और हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस औरत का सिर नहीं था। साड़ी गर्दन के चारों ओर खून से सनी हुई थी और फिर भी वह वहां खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रजत ने घबराते हुए एक्सीलरेटर दबा दिया, उस भूतिया आकृति को पीछे छोड़ते हुए। रजत रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और कुछ मीटर आगे वो औरत फिर से दिखाई दी, सड़क के बीच में खड़ी। उसके चारों ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रजत ने आंखें बंद कर ली और गाड़ी दौड़ाई। गाड़ी उस औरत के आर पार चली गई। कुछ मीटर आगे जाने के बाद घबराए हुए रजत ने कार को सड़क से उतार दिया। कार किनारे के पास रुक गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। भारी सांस लेते हुए उसने पीछे देखा। बिना सिर वाली औरत गायब हो गई थी। एक पल के लिए रजत ने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ था, लेकिन फिर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह वहीं थी, पीछे की सीट पर बैठी हुई। बिना सिर के उसकी गर्दन से खून कार की सीट पर टपक रहा था। तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ा? एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, खोखली और दुखी। रजत चिल्लाया, कार से बाहर निकलते हुए। वह अंधाधुंध जंगल में भाग गया। अंधेरा और कोहरा उसे पूरी तरह से निगल गया। वह अब भी उसकी आवाज सुन सकता था, जो धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ा? अगली सुबह एक खोज दल ने रजत की कार को चट्टान के किनारे पर पाया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी कसारा घाट की कहानियों में एक और रहस्य बन गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि बिना सिर वाली औरत कभी एक दुल्हन थी, जिसे उसकी शादी की रात मार डाला गया था और सड़क किनारे छोड़ दिया गया था। उसकी आत्मा घाट पर भटकती है, किसी की मदद पाने की तलाश में। जो यात्री इस कहानी को सुनते हैं, वे अंधेरा होने के बाद कसारा घाट गलती से भी नहीं जाते, लेकिन जो लोग दुर्भाग्यवश उससे सामना करते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। वे उस किंवदंती का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी कहानियां गांव वालों के बीच फुसफुसाहट में सुनी जाती हैं। राहुल और अमित, दोनों बचपन के दोस्त, एक शाम पार्क में बैठे थे। अचानक राहुल ने एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, अमित, क्या तुमने सुना है उस हवेली के बारे में? अमित ने सर हिलाया। हां, सुना तो है। कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मुझे भी यही सुनने को मिला है। पर क्या तुम्हें पता है कि असल में वहां क्या हुआ था? अमित ने चौंक कर पूछा। नहीं, क्या हुआ था? राहुल ने अपनी आवाज धीमी कर ली। कहते हैं कि वहां एक बार एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। उस हादसे में पूरा परिवार जलकर मर गया। तब से लोग कहते हैं कि उन आत्माओं की शांति भंग हो गई है और वो अब भी उस घर में भटकती हैं। अमित ने थोड़ा डरते हुए कहा, यार, ये तो बहुत डरावना है, पर ये बातें क्या सच हैं या सिर्फ अफवाहें? राहुल ने जवाब दिया, कौन जानता है, लेकिन एक बार मैंने सुना कि एक आदमी ने हिम्मत करके रात को वहां जाने की कोशिश की थी। वो आदमी सुबह तक लापता हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अमित के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, मुझे लगता है हमें ऐसी जगहों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें हमारे दिल और दिमाग को डरा देती हैं। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो अमित, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी डरावनी कहानियां जानने का भी अपना ही एक रोमांच होता है। अगले दिन अमित और राहुल ने फैसला किया
कि दोनों उस भूतिया हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। दोनों ने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा रख लिया। दोपहर का समय था। दोनों दोस्त धड़कते दिलों के साथ वहां पहुंचे। हवेली के गेट के पास पहुंचते ही अमित ने कहा, यार, मुझे तो थोड़ी घबराहट हो रही है। राहुल ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दोपहर के समय में भी वह हवेली पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। दोनों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने में धूल और जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, देखो, वो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। दोनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और टॉर्च जलाना बंद कर गया। अमित ने घबराते हुए कहा, राहुल, ये क्या हुआ? राहुल ने कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। अमित ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये क्या है? राहुल ने बिना कुछ कहे अमित का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगे। तभी वह धुंधली परछाई तेजी से उनके करीब आने लगी और अचानक उसने अमित का पैर पकड़ लिया। अमित चीख उठा, राहुल, मुझे बचाओ! राहुल ने पूरी ताकत से अमित को खींचा, लेकिन वह परछाई अमित को खींचने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने टॉर्च निकाली और उसे दोबारा जलाने की कोशिश की। अचानक टॉर्च जल गई और उसकी रोशनी उस शैतान के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा भयानक दिख रहा था। लंबे दांत उसके जबड़े से बाहर आए थे। उसे देखकर दोनों का दिल धड़क उठा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह शैतान अंधेरे में गायब हो गया। अमित ने हाँफते हुए कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। दोनों ने जैसे तैसे हवेली का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और चेहरों पर पसीना था। बाहर आकर दोनों ने राहत की सांस ली। अमित ने कहा, मुझे लगता है हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हां, ये जगह सच में भूतियां हैं। दोनों दोस्त वापस घर की ओर चल पड़े, लेकिन उस रात का डर और अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। कोरोना महामारी के दिन थे। कोरोना की बीमारी और लोगों का डर चरम सीमा पर था। शहर की सड़कें खाली थीं। रात की गश्त लगाने वाले इंस्पेक्टर राजेश, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, इस समय अपनी ड्यूटी पर थे। शहर की सामान्य चहल पहल के बजाय एक अजीब सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दूर दूर से सुनाई देने वाली एम्बुलेंस की आवाज या कूड़ा खोजते आवारा जानवरों की हलचल तोड़ रही थी। राजेश अपनी गश्ती कार में खाली सड़कों से गुजरते हुए सोच में डूबा हुआ था। रेडियो से कभी कभी अपडेट्स आते, जो ज्यादातर अप्रासंगिक थे, क्योंकि शहर सख्त लॉकडाउन में था। राजेश के विचार उनके परिवार की ओर थे, जो घर पर सुरक्षित थे, जबकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। शहर के एक सुनसान गली में घुसते ही राजेश ने कुछ अजीब देखा। एक पुरानी इमारत से नीली रोशनी निकल रही थी, जो कई सालों से बंद थी। यह इमारत एक पुराना अस्पताल था। इसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है, लेकिन राजेश ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। जिज्ञासा और कर्तव्यबोध ने राजेश को जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी कार पार्क की और बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। राजेश के टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए इमारत की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो इमारत के करीब पहुंचा, रोशनी तेज होती गई और एक अजीब धातु जैसी गंध हवा में फैल गई। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने इमारत का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी दूसरी मंजिल से आ रही थी। हवा में एक भारी अनजानी ठंडक थी। राजेश ने सावधानीपूर्वक सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज उस सुनसान अस्पताल में गूंज रही थी। दूसरी मंजिल पर राजेश को रोशनी का स्रोत मिला। यह एक अस्थायी वार्ड था, जिसमें पुरानी अस्पताल की बेड्स पंक्तियों में लगे थे। हर बेड पर चादरों में लिपटी हुई लाशें थीं, जिनके चेहरों को पुराने सफेद कपड़े से ढका गया था। यह रोशनी उन्हीं लाशों से आ रही थी, जो कमरे में एक भयानक प्रकाश फैला रही थी।
जैसे ही राजेश वहां पहुंचा, वह रोशनी अचानक बंद हो गई थी। अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों से बाहर की हल्की रोशनी अंदर फैल गई। राजेश का खून जम गया जब उसने महसूस किया कि ये लाशें लंबे समय से मृत है, फिर भी किसी अजीब रोशनी से जगमगा रही थी। उसने सोचा यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। राजेश आगे बढ़ने वाला था कि अचानक बेड पर लेटे हुए एक शव ने हलचल की। राजेश वहीं थम गया। उसने देखा एक कंकाल का हाथ चादर से बाहर निकला और उस लाश की आंखें चमक उठी, एक तीव्र अप्राकृतिक रोशनी से। राजेश के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह तेजी से पीछे हट गया। एक जंग लगे बेड से टकराकर वो गिर पड़ा। लाशें हिलने लगीं। उनकी हरकतें धीमी और झटकेदार थीं, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रही हों। एक धीमी भयानक कराह हवा में गूंजने लगी, जो तेज और जोरदार होती जा रही थी। राजेश ने किसी तरह खड़े होकर दौड़ लगाई, सीढ़ियों से नीचे भागते हुए। कराहने की आवाज उसके पीछे आती रही, इमारत के खाली हॉल में गूंजती हुई। वह बाहर निकलते ही तेजी से अपनी कार की ओर दौड़ा। उसने कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो इमारत दूर होती जा रही थी। रोशनी फीकी पड़ रही थी, लेकिन उस रात की भयानक यादें उसके मन में स्थायी रूप से बसी रहीं। अगली सुबह राजेश ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो इमारत खाली थी, रोशनी गायब थी और लाशें कहीं नहीं थीं। राजेश के साथ ही उसकी कहानी पर संदेह करते रहे, इसे तनाव और थकावट का परिणाम मानते रहे। लेकिन राजेश को पता था कि उसने क्या देखा था और उस रात की यादें उसे हमेशा डराती रहीं। उस दिन के बाद से राजेश ने उस पुराने अस्पताल से दूरी बनाए रखी और चमकती लाशों की कहानी सिर्फ एक और शहरी किंवदंती बनकर रह गई, जिसे रात की गश्त पर रहने वाले अधिकारी फुसफुसाते थे। लेकिन राजेश को सच्चाई पता थी, और जब भी वह उस गली से गुजरता, उसे महसूस होता कि उनकी आंखें देख रही हैं, अगले इंसान का इंतजार कर रही हैं जो उस पुराने सुनसान अस्पताल में भटक जाए। ये कहानी है नीलेश और प्रमोद की। नीलेश और प्रमोद दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए। वो एक साथ स्कूल आते जाते थे। जून का तीसरा सप्ताह था। स्कूल शुरू हुए 8 दिन हो चुके थे। दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल दोपहर 12 बजे खुलता था और शाम 6 बजे बंद हो जाता था। अभी अभी भारी बारिश हुई थी। उस दिन शनिवार था। स्कूल का आधा दिन था। दोपहर के 3 बजे थे। आखिरी लेक्चर शुरू हो चुका था, लेकिन शिक्षक बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आए थे। बच्चे कक्षा में मस्ती मजाक कर रहे थे। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। नीलेश ने प्रमोद से कहा, प्रमोद, स्कूल छूटने के बाद तुरंत घर नहीं जाएंगे। क्यों? फिर कहाँ जाना है? प्रमोद ने पूछा। चलो मछली पकड़ने नदी पर चलते हैं। नीलेश ने भूरी आंखें मिचमिचाते कहा। अरे पर बारिश हो रही है, प्रमोद ने कहा। अरे ये भी कोई बारिश है, बस बूंदा बूंदी हो रही है। चलो चलते हैं और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, और वैसे भी कल स्कूल को छुट्टी है, नीलेश ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मछली कैसे पकड़ेंगे? मछली पकड़ने का कांटा कहाँ है? प्रमोद ने पूछा। उसकी चिंता मत करो, ये देखो। नीलेश ने अपना बैग खोला और उसमें रखा मछली पकड़ने का कांटा दिखाया। प्रमोद ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं करेंगे। ज्यादा देर नहीं होगी भाई, नीलेश ने खुशी से कहा। 3:30 बजे स्कूल की घंटी बजी और बच्चे एक एक कर स्कूल से चले गए। नीलेश और प्रमोद स्कूल से बाहर आए और नदी की ओर चल पड़े। लगातार बारिश हो रही थी। बीच बीच में धूप भी निकल रही थी। नीलेश और प्रमोद दोनों नदी की ओर जा रहे थे। प्रमोद ने कहा, नदी मछलियों से भरी होगी। हाँ, तभी तो मैंने कहा चलो आज मछली पकड़ेंगे, नीलेश मुस्कुराते हुए बोला। दोनों अब एक खेत से गुजर रहे थे। वो हरिदास का खेत था। उस खेत से होकर नदी तक जाने का रास्ता था, लेकिन उन दोनों को कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना था। दोपहर के 4 बजे थे। दोनों खेतों के ऊबड़ खाबड़ तटबंधों और पगडंडियों पर चलते रहे। आगे मोड़ पर उन्हें दूर से कोई दिखाई दिया। ढीली शर्ट पहने, मैली पैंट हवा में लहरा रही थी। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बिझूका है। अरे, ये बिझूका यहां क्या कर रहा है? प्रमोद ने शक से कहा। खेत में नहीं तो तुम्हारे घर में होगा, नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मतलब इस समय खेत में फसल भी ठीक से उगी नहीं है।
और इस बिजूके का क्या काम? प्रमोद का शक सही था। अरे उससे हमें क्या, रखा होगा हरिदास ने किसी काम से। नीलेश ने बिजूके की ओर देखते हुए कहा। उस बिजूके का मुंह बोरी से बनाया गया था। दोनों आंखों की जगह एक खाली थी और दूसरी की जगह हरी सफेद आंख लगाई थी। वो बिल्कुल असली आंख की तरह लग रही थी। मुंह काले धागे से सिल दिया था। करीब से देखने पर सामान्य दिखने वाला बिजूका बहुत डरावना लग रहा था। चलो यहां से, प्रमोद ने कहा, लेकिन नीलेश उस बिजूके को घूर रहा था। अरे नीलेश, चलो आगे चलते हैं, प्रमोद ने फिर से कहा। नीलेश ने बिजूके के चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा। प्रमोद, इस बिजूके को देख के स्कूल मास्टर की याद आ रही है। आजा इधर आ, तू भी एक थप्पड़ जमा दे इसे। नीलेश ने कहा तो प्रमोद भी आगे आया और बिजूके के चेहरे पर मुक्का मारा। दोनों ने उस बिजूके को पीटना शुरू कर दिया। बिजूका अब लगभग नीचे गिर गया था। अरे बस कर, हरिदास ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, चलो यहां से, प्रमोद ने कहा। हाँ हाँ चलो चलते हैं, नीलेश ने उसे अपने हाथ से सीधा करते हुए कहा। अरे नीलेश, उसकी एक आंख कहां चली गई? प्रमोद ने कहा। हाँ, आंख। कैसी आंख? कहाँ गई? नीलेश इधर उधर देखते हुए बोला। दोनों की पिटाई में उस बिजूके की एक आंख कहीं गिर गई थी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन आंख, यानी वो सफेद बड़ी हरी गोटी जैसी आंख, कहीं नजर नहीं आई। अरे जाने दे उस आंख को, चल जाते हैं, नीलेश ने कहा और दोनों वहां से चले गए। 5 बज चुके थे। दोनों नदी पर पहुंचे और मछली पकड़ने लगे। दोनों काफी देर तक मछलियां पकड़ते रहे। दोनों में से किसी को भी समय का पता नहीं चला। पता नहीं चला कि पहाड़ों के पीछे बादल भरे आकाश से सूरज कब नीचे डूब गया। अंधेरा छाने लगा था। नीलेश, बस अब अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं, प्रमोद ने कहा। उन दोनों ने कई मछलियां पकड़ी थीं और उन्हें प्लास्टिक की थैली में भर लिया था। प्रमोद, चलो अब बहुत मछलियां पकड़ी हमने, नीलेश ने कहा। दोनों वहां से चले गए। हाथ में मछली का बैग संभालते हुए दोनों वहां से चल दिए और रास्ते पर निकल पड़े। शाम के 7 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी। दोनों चलते हुए हरिदास के खेत के पास पहुंचे। खेत वाले रास्ते से 10-15 मिनट की बचत होती थी। दाहिनी ओर का रास्ता लंबा था। प्रमोद, आओ खेत से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, नीलेश ने कहा। अरे पर अंधेरा हो गया है और दोनों ही इस रास्ते जाना मतलब, प्रमोद ने कतराते हुए कहा। नीलेश ने प्रमोद को आगे खींचते हुए कहा। अरे डर मत, मैं हूं ना, चल चलते हैं। दोनों मैदान से आगे चल दिए। हरिदास का खेत बहुत बड़ा था। बड़ी सड़क तक जाने के लिए 2-3 सड़कें थीं। प्रमोद, चल उस बिजूके को देखते हैं, नीलेश ने कहा। अरे बाबा चुप कर, चल घर चलते हैं जल्दी, प्रमोद की आवाज कांप रही थी। दोनों आधे रास्ते तक चले। दूर से दोनों की नजर उस बिजूके को ढूंढ रही थी। दोनों उस जगह आए, लेकिन अब वह बिजूका उस जगह पर नहीं था। दोनों कुछ पल के लिए हड़बड़ा गए। अरे वो बिजूका कहाँ गया? प्रमोद ने घबराई हुई आवाज में कहा। गया होगा अपनी आंख ढूंढने, कहकर नीलेश जोर से हंसने लगा, लेकिन प्रमोद हक्का बक्का वहीं खड़ा रहा। एक गुमनाम डर उसके मन को छू गया। नीलेश जल्दी चलो, मुझे अब डर लग रहा है, प्रमोद ने कहा। ठीक है बाबा, चलो, नीलेश ने कहा। वो दोनों उस खेत से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गए। पीछे उस विशाल खेत में कहीं कुछ हिल रहा था। आधे अधूरे पौधों के बीच से गुजरकर वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या था वो? नीलेश और प्रमोद दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। देर से घर आने पर दोनों को खूब डांट पड़ी थी। बाहर पानी जोरों से गिर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। खिड़की के पास सो रहे नीलेश को कुछ महसूस हुआ और वो जाग गया। घर में सभी लोग आराम से सो रहे थे। खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। नीलेश बिस्तर से उठकर बैठ गया। धीमी रोशनी में उसे बरामदे में कुछ दिखाई दिया। फटे हुए कपड़े, टाट से सिले हुए गोल मुंह वाला वो बिजूका बाहर था। वो कुछ ढूंढ रहा था। उसे देखकर नीलेश चौंक गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में फंस गई थी। शरीर कांप रहा था। वो जो भी बाहर था, उसने अब धीरे से अपनी गर्दन नीलेश की ओर कर दी। नीलेश कांपता हुआ उस आकृति को देख रहा था। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तेज बारिश में भीगा हुआ उसका शरीर भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में वो खिड़की पर पहुंच गया।
नीलेश बुत बनकर उसे घूर रहा था। उसका दिमाग उन गहरे काले बिना आंख वाले छेदों में धुंधला हो गया था। वो आगे आया, खिड़की से अपना हाथ बढ़ाया और लोहे की खिड़की से हाथ अंदर सरकाते हुए नीलेश के चेहरे को छुआ। उस ठंडे गीले स्पर्श से नीलेश का शरीर कांप उठा। नीलेश जोर से चिल्लाया। घर के सभी लोग जाग गए। घर की लाइट जली। उन्होंने नीलेश की ओर देखा। नीलेश के शरीर पर बूंद बूंद खून बह रहा था। उसकी आंख से खून बह रहा था। नीलेश बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी एक आंख गायब थी और खिड़की खुली थी। अगले दिन नीलेश के साथ जो हुआ उसकी खबर पूरे गांव में फैल गई। प्रमोद को भी नीलेश के बारे में पता चला। सुनकर प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर में बुखार भर गया। लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। प्रमोद 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। नीलेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा था और मानो उसकी आंख के साथ साथ जुबान भी चली गई थी। कुछ लड़के हरिदास के खेत से गुजर रहे थे। बारिश हो रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने किसी को बारिश में निश्चल खड़ा देखा। उसकी फटी हुई शर्ट और मैली पैंट हवा में लहरा रही थी। तीनों उसके पास आए। वो एक बिछूका था। मुंह बोरे से बंधा हुआ था। दोनों आंखों की जगह एक खाली थी और एक जगह एक भूरी सफेद पानी भरी आंख थी। बिल्कुल असली आंख की तरह, मानो जैसे अभी अभी लगाई हो। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव के किनारे एक घना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते और मोटी शाखाएं चांदनी रात में डरावने साए डालती थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उस पेड़ पर मुंजिया भूत रहता है, जो प्राचीन काल से उस जगह पर है। रंजीत, एक निर्दयी और घमंडी आदमी, इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे कमजोरों को तंग करने में मजा आता था, खासकर छोटे विक्रम को, जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। एक शाम रंजीत ने विक्रम को पीपल के पेड़ के पास घेर लिया, उसकी थैली छीन ली और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। रंजीत चाचा, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? विक्रम ने आंसू भरी आंखों से गिड़गिड़ाते हुए कहा। रंजीत की निर्दयी हंसी जंगल में गूंज उठी। मुझे कौन रोकेगा, मुंजिया? ये तो बस एक कहानी है। जैसे ही रंजीत की आवाज तेज हुई, पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा उस साफ मैदान में दौड़ गई। रंजीत ने डरते हुए चारों ओर देखा। भाग जा विक्रम, अंधेरे से एक डरावनी आवाज आई। इस आदमी को मुझे सौंप दे। विक्रम को दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह वहां से भाग गया, रंजीत को पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर। हवा में एक अप्राकृतिक धुंध घेराई और उस धुंध से एक आकृति उभर आई। वो मुंजिया था। उसकी आंखें बहुत डरावनी और लाल थीं। उसके हाथ लंबे थे। जमीन के ऊपर तैरता हुआ वो रंजीत की ओर आ रहा था। तुम कौन हो? रंजीत ने हकलाते हुए पूछा। उसका बहादुरी का नाटक गायब हो गया। मैं इस पेड़ का रक्षक और तुम जैसे दुष्ट पापी लोगों का काल हूं, मुंजिया ने उत्तर दिया। उसकी आवाज गुस्से से गूंज रही थी। तुमने दर्द और पीड़ा दी है, अब तुम्हें डर का सामना करना होगा। रंजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीपल के पेड़ की शाखाएं जिंदा हो उठीं। उसके टखनों को पकड़कर उसे वापस खींच लिया। उसने चीख मारी, लेकिन गांव बहुत दूर था। उसकी चीख सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। मुंजिया की आंखें परलौकिक रोशनी से चमक उठीं जब उसने अपना भूतिया हाथ रंजीत के माथे पर रखा। स्मृतियां रंजीत के दिमाग में बाढ़ की तरह भर गईं। हर निर्दयी शब्द, हर हिंसक कृत्य जो उसने किया था, दूसरों को जो दर्द उसने दिया था, वह अब उसकी नसों में दौड़ रहा था। हर पीड़ा का पल 10 गुना बढ़ गया। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने तंग किया था। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई, उनकी आवाजें रहम की भीख मांगती हुई। उनके दर्द को महसूस करो, उनकी पीड़ा को समझो, मुंजिया ने आदेश दिया। रंजीत की चीखें गूंज उठीं। वह जमीन पर तड़प रहा था, उस कष्ट से बच नहीं पा रहा था। घंटे बीत गए,
या शायद मिनट भूतों की दुनिया में समय का हिसाब नहीं होता। अंततः मुंजिया ने अपनी पकड़ छोड़ दी और झटाएं पीछे हट गईं। हाँफते हुए और टूटे हुए रंजीत जमीन पर पड़ा रहा। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। घटना दिल दहलाने वाली थी। मुंजिया करीब आया। उसकी आवाज हवा की फुसफुसाहट सी थी। यह एक सबक है रंजीत, अब और किसी को नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो अगली बार कोई दया नहीं होगी, मुंजिया ने कहा। इतना कहकर मुंजिया धुंध में विलीन हो गया और धुंध छट गई। जंगल ने अपनी चुप्पी वापस पा ली। पीपल का पेड़ हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। रंजीत लड़खड़ाता हुआ उठा और भाग गया। उसके दिल पर अपने पापों का बोझ भारी था। उस दिन से रंजीत एक बदला हुआ आदमी था। वह दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आता था। कभी भी गुस्से में अपनी आवाज या हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने यह बदलाव देखा, लेकिन इस पर कम ही बात की, इसे मुंजिया भूत के रहस्यमय तरीकों से जोड़ते हुए। इस प्रकार पीपल का पेड़ गांव के किनारे एक मौन रक्षक के रूप में खड़ा रहा। उसकी कथा यह याद दिलाने के लिए कि कुछ आत्माएं मासूमों की रक्षा करती हैं और जो लोग नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं उन्हें कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार रहती हैं। शेखर और पूजा अपने बेटे मनीष के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रहते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और उनके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। एक दिन उन्हें एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार मोहित कुछ समय के लिए उनके साथ रहने आ रहा है। पूजा ने शेखर को बताया कि उसने कभी मोहित का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन पत्र में उनके बड़े बुजुर्गों का उल्लेख था, जिससे यह साफ था कि वह उनके परिवार का ही था। 2 दिन बाद मोहित उनके घर आ गया। वह करीब 9-10 साल का दुबला पतला लड़का था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुरुआत में मोहित बहुत ही सामान्य और शर्मीला लगा। वो ज्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिन बड़े सामान्य बीत गए। मोहित और मनीष की दोस्ती हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात पूजा ने रसोई में बर्तन गिरने की आवाज सुनी। जब उसने जाकर देखा तो मोहित किचन में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पूजा ने उसे बर्तन ठीक से रखने के लिए कहा। उसने बर्तन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दूसरी रात शेखर ने देखा कि मोहित बगीचे में कुछ खोद रहा था। शेखर ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो मोहित ने बस इतना ही कहा, मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूं। शेखर को यह बात बड़ी अजीब लगी। तीसरी रात घटी हुई घटना दिल दहला देने वाली थी। वह अमावस की रात थी। मनीष और मोहित एक कमरे में सो रहे थे। रात के 3 बजे थे। कमरे में किसी की अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज से मनीष की आंख खुल गई। मनीष ने देखा कि मोहित उसके बगल में बैठा था और उससे घूरते हुए कुछ फुसफुसा रहा था, मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और डरावनी दिख रही थी। ये देख मनीष डर के मारे चिल्ला उठा। पूजा और शेखर भाग कर आए। मोहित ने ये देख गुस्से से मनीष का गला पकड़ लिया। शेखर और पूजा ने जैसे तैसे मनीष को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। मोहित को देखकर वो तीनों बहुत डर गए थे। डरावनी आवाज में मोहित ने कहा, मैं वापस आऊंगा मनीष को लेने। इतना कहकर मोहित एक धुंध में बदल गया और खिड़की से बाहर चला गया। तीनों चौंक कर ये सब देख रहे थे। अगले दिन शेखर और पूजा ने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने पूरी घटना सुन ली और बताया कि मोहित एक वंचर नामक शैतान है जो भेष बदलकर घरों में घुसता है और मौका मिलते ही छोटे बच्चों को वश में करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन गुरुजी, बच्चों को वो कहाँ लेकर जाता है और किस लिए? शेखर ने पूछा। ये जानकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। वो वंचर बच्चों को अपने साथ जंगल में ले जाता है, उसकी गुप्त जगह पर। वहां उनकी बलि देकर उनका खून पीता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, गुरुजी ने बताया। ये सुनकर शेखर और पूजा सहम गए। उनकी आंखों के सामने कल रात की वो घटना आई और उनका दिल धड़क उठा। घबराओ मत, ये ताबीज अपने बच्चे के गले में पहनाओ। जब तक ये ताबीज उसके पास रहेगा, वो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, गुरुजी ने ताबीज देते हुए कहा। घर आकर तुरंत ही पूजा ने मनीष के गले में वो ताबीज पहना दिया। शेखर, पूजा और मनीष ने राहत की सांस ली,
लेकिन उस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हर पत्र और हर अजनबी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब उसके साथ कुछ अजीब और अनजाना जुड़ा हो। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन और भयानक प्रचलन था, नालेबा। कहानी कहती है कि एक समय गांव में एक चुड़ैल आती थी और दरवाजे पर दस्तक देती थी। वह हर रात किसी न किसी घर की तलाश में रहती थी। लोग कहते थे कि जो भी उसका दरवाजा खोलता था वह कभी वापस नहीं आता था। गांव वालों ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला। उन्होंने अपने दरवाजों पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है कल आना। यह संदेश देखकर चुड़ैल भ्रमित हो जाती थी और वापस लौट जाती थी, लेकिन अगली रात फिर वो गांव में आती और घर ढूंढती। रमेश शहर का एक सरकारी अफसर था। रमेश उस गांव में अपने काम के लिए आया था। गांव में सड़क बनवाने के सिलसिले में रमेश गांव में 2 महीने रुकने वाला था। रहने के लिए उसे सरकारी कॉटेज मिला था। गांव में रहने वाला वीरेंद्र रमेश की मदद कर रहा था। उसने उसे कॉटेज दिखाया, उसके खाने पीने का इंतजाम किया। इधर उधर की बातें होने के बाद वीरेंद्र ने रमेश को बताया, रमेश जी, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। हर रात वो गांव में घूमती है। हाँ, मैंने सुना है, पर ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता, रमेश ने कहा। आप मत मानो, लेकिन दरवाजे पर बस लिखना कि कल आना, वीरेंद्र ने कहा। हाँ, लिख दूंगा। अभी तुम जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं बहुत थक गया हूं, रमेश ने कहा और वीरेंद्र वहां से चला गया। रमेश ने घर के दरवाजे पर कल आना लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। वह सोने चला गया, यह सोचकर कि यह सब मात्र एक अंधविश्वास है। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने ध्यान नहीं दिया, पर दस्तक बढ़ती गई। दस्तक की आवाज तेज होती गई और वो जो कोई बाहर था उसने रमेश को आवाज दी। वो आवाज रमेश की पत्नी की थी। वो रो रही थी, दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। रमेश अपनी पत्नी की आवाज सुनकर चौंक गया। रमेश झट से अपने बिस्तर से उठ गया। वो भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और चेहरा भयानक था। उसे देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। उस महिला ने रमेश को अपनी ओर खींचा और उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गईं। अगले दिन गांव वालों ने रमेश के घर को खाली पाया। दरवाजे पर कल आना नहीं लिखा था। गांव वालों को समझ आ गया कि रमेश को चुड़ैल ने अपना शिकार बना लिया। उस दिन से गांव में कोई भी इस कहानी को मजाक में नहीं लेता। हर घर के दरवाजे पर कल आना लिखा होता है और गांव वाले यह सुनिश्चित करते हैं कि इस भयानक प्रथा को कभी न भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से सर्बियाई गांव में एक अजीब और भयानक घटना घटी। गांव के लोग इस घटना का जिक्र करने से भी डरते थे। वह घटना एक रहस्यमयी और खतरनाक औरत से जुड़ी थी, जिसे गांव वाले नाचने वाली महिला के नाम से जानते थे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता था, तब वह महिला अचानक प्रकट होती थी। वह सड़क के किनारे अकेली नाचती हुई दिखाई देती थी। उसकी चाल धीमी और उसकी हरकतें अनजान और डरावनी होती थीं। वह सफेद कपड़े पहने होती थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके रहते थे। कोई भी उसकी आंखें नहीं देख पाता था। गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि अगर कोई उसे नाचते हुए देख ले तो उसकी किस्मत बुरी हो जाती है। कुछ लोग कहते थे कि वह आत्मा है जो बदला लेने के लिए भटक रही है। कुछ का मानना था कि वह एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है और उसे शांति नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के एक नौजवान जिसका नाम जेरिको था, उसने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात में उस महिला को देखने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन जेरिको नहीं माना। वह पूरी रात जागता रहा और जैसे ही आधी रात का समय हुआ, वह महिला प्रकट हुई। वह सच में बहुत डरावनी थी,
लेकिन जेरिको ने खुद को साहसी दिखाने की ठानी। जेरिको ने उस महिला का पीछा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे नाचती हुई एक पुराने सुनसान मकान की ओर बढ़ी। जेरिको उसके पीछे पीछे उस मकान के अंदर चला गया। मकान के अंदर पहुंचते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जेरिको ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक वह महिला जेरिको के सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जेरिको की चीखें पूरी रात सुनाई देती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने जेरिको को उस मकान के बाहर बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उस महिला ने उसे चेतावनी दी कि अगर गांव के किसी ने उसके नाच को देखने की हिम्मत की तो उसका अंजाम और भी भयानक होगा। उसके बाद से कोई भी उस महिला के नाचने का जिक्र नहीं करता। गांव में रात को बाहर निकलना मना हो गया और वह महिला धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधली हो गई। लेकिन जब भी रात का अंधेरा गहराता, कुछ लोग अब भी उस मकान के पास से गुजरते समय उसकी धीमी डरावनी हंसी सुनने का दावा करते। और इस तरह सर्बियाई नाचने वाली महिला की कहानी एक डरावनी दास्तान बन गई, जो गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नई डरावनी कहानी लेकर हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।